गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अतिन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड में हमारा ये फर्स्ट पेपर रहेगा। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए रहेगा। फोर्थ सेमेस्टर ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग ये पेपर हमारा चल रहा था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसके अंतर्गत हमारा एक नया टॉपिक आरंभ होता है, वो है आपदा प्रबंधन। हम लोग समझते हैं कि आपदा प्रबंधन को हमारे सिलेबस के अंदर क्यों रखा गया है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी आपदाएं आती हैं वो चाहे वो मानवीय हो चाहे प्राकृतिक हो, उनसे अपार जनहानि होती है, अपार संपत्ति की हानि होती है और पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसको पुनः पटरी पर लाने के लिए, पुनः व्यवस्थित करने के लिए तमाम तरीके के मानवीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपदा प्रबंधन जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का वो किया जाता है। वो क्योंकि वो प्रशासन के स्तर पर किया जाए, इससे अच्छा ये है कि हमें जब कभी भी अपने नागरिकों को, योग्य नागरिकों को तैयार करना है, योग्य देश के राष्ट्रभक्तों को तैयार करना है, योग्य देश के युवाओं को तैयार करना है, शिक्षित युवाओं को तैयार करना है, तो उस स्थिति में हमें उनको प्रारंभिक स्तर पर ही, उनके प्रशिक्षण के स्तर पर ही उनको तैयार कर दिया जाए। और किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे वो मानवीय आपदा हो चाहे वो दैवीय आपदा हो, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरे विवेकशीलता के साथ उन पर विजय प्राप्त करनी है। और उनको इस स्थिति के लिए तैयार करना है कि हमें किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। और कोई भी मुसीबत आए मानव जीवन पर, हमें उसे मानव जीवन को विजयी बनाना है। मानव जीवन का हमें बेहतर रूप से संचालित करना है। हमें चाहे कितनी भी परेशानी विषम परिस्थितियों में हो, हमें हर वक्त अपना मौलिक योगदान ऐसी परिस्थितियों के लिए देना ही है। इसलिए हमारे फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को रखा गया है। अब समझते हैं कि आपदाएं क्या हैं, आपदा है क्या या डिसास्टर है क्या। ये एक बहुत बड़ा मानवीय क्षति होती है, मानवीय क्षति होती है, चाहे वो मानव द्वारा जनित कारणों से हुई हो, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हुई हो। लेकिन हम इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसके पीछे इसका अर्थ क्या है। आपदा से तात्पर्य यही है कि मानव जीवन पर घोर संकट आ जाना, अनायासी संकट आ जाना, और उस स्थिति में जो भी मानव है, जो भी व्यक्ति हैं या देश के नागरिक हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, केंद्र सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, स्थानीय सरकारों के स्तर पर हो या ग्राम सभा के स्तर पर हो, सभी को इस आपदा से रूबरू होना है। उसको उसकी जानकारी प्राप्त करनी है और जानकारी के साथ साथ उसके कारण क्या हैं, उन कारणों को जानना है कि ये आपदाएं क्यों आती हैं। तो मैंने बताया आपदाओं के आने के पीछे भी कारण भी मानवीय है। मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन, प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं, उनका अतिशय दोहन किया जाना, जिसके कारण प्रकृति का जो बैलेंस है, प्रकृति का संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति अपने संतुलन को पुनः वापस लाने के लिए, अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए कुछ अनियमित घटनाएं प्रकृति में देखने को मिलती हैं, जैसे सूखा का होना, बाढ़ का होना, भूकंप का आना, ओलावृष्टि होना, चाहे चक्रवर्ती तूफान हो या वायु तूफान हो या वायु तूफान हो, ये तमाम तरह की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन का अर्थ मैंने स्पष्ट होता है, किसी भी प्रकार की अनायास मानव पर संकट आ जाना, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उसी को हम आपदा कहते हैं। या आपदा का अर्थ ही होता है किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति, मानवीय जोखिम जो अनायास ही मानव पर आ जाता है, उसी को हम आपदा कहते हैं। अब देखते हैं आपदाओं के प्रकार कितने होते हैं। अभी मैंने बताया था आपदाएं मानव जनित होती हैं और कुछ आपदाएं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। और चाहे भले ही प्रकृति प्रदत्त आपदाएं हों, लेकिन उसके पीछे भी मूल कारण मानव ही होता है, मूल कारण व्यक्ति ही होता है। क्योंकि आज के दौर में व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो अपने विकास के लिए प्रकृति की जो धरोहर है, प्रकृति की नई पीढ़ी कुछ देन है, उसको ही भूल जाता है और उसके हिस्से की जो सुविधाएं हैं स्वयं ही लेने लग जाता है। जैसे चाहे जल का अतिशय दोहन हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे पेड़ों की अतिशय कटाई हो, चाहे वनों को साफ किया जाना हो, जिससे जो प्रकृति होती है उसका संतुलन बिगड़ता है। जब उसका संतुलन बिगड़ता है
तो मानव के ऊपर वो कहर बनकर टूटती है। और ये आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली आपदा होती है प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं या प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदाएं। उनमें कुछ आपदाएं बता देता हूँ। इसमें सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी जो आजकल बहुत भयावह रूप ले चुकी है, जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे, तूफान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि। इस प्रकार से कुछ मानवीय आपदाएं हैं जो स्वतः होती हैं, लेकिन इसके मूल में भी मानव ही होता है। लेकिन दूसरी तरह की आपदाएं हैं, वो है मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं। मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं भी मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। इसलिए इन आपदाओं के पीछे निश्चित रूप से मानव ही है, जैसे आतंकवाद, हिंसा, दंगे, मारपीट, सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट इत्यादि। इस तरीके से हमने दो तरीके की आपदाएं पढ़ी, पहली प्राकृतिक आपदा, दूसरी मानवीय आपदा। अब एक एक करके हम सारी आपदाओं का अध्ययन करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से अब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम लोग क्रमशः एक एक करके जितनी मैंने आपदाएं अभी आपको बताई थी, उनमें से एक एक सभी का अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो पहली आपदा थी सूखा। इसको समझ लेते हैं, डॉट बोलते हैं इसको, सूखा। सॉरी, ड्राई बोलते हैं इसको, सूखा। सूखा को देख समझते हैं ये क्या है, ये किस प्रकार से सूखा जैसी मानवीय आपदा मानव जीवन को संकट उत्पन्न करती है। तो सूखा से तात्पर्य ये है कि जब कभी भी वर्षा ऋतु में आश्चर्यजनक रूप से देखा जाता है कि सामान्य रूप से वर्षा होती नहीं, वर्षा होती भी है तो नाम मात्र की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो किसान होते हैं, किसानों की फसल नहीं होती। जब किसानों की फसल नहीं होती तो खाद्यान्न नहीं होता। खाद्यान्न नहीं होता तो पूरे देश के लिए एक भूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके पीछे भी क्या है, मानव ही है जो सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रकृति के अक्षय दोहन के कारण व्यक्ति ने या मानव ने वनों की अक्षय कटाई की है। वनों की कटाई के साथ साथ जो भी जहाँ भी पेड़ हैं उनकी लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए उनका अक्षय दोहन किया है, उनकी कटाई की जा रही है। जो भी वन भूमियाँ हैं उनको साफ किया जा रहा है, नए वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं। इस वजह से सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके प्रबंधन को देख लेते हैं, साथ साथ हम प्रबंधन भी पढ़ेंगे कि जब सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। अब देखते हैं सूखा प्रबंधन। सूखा प्रबंधन इसको देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। सूखा प्रबंधन के लिए नंबर 1 पहला कारण ये होता है कि जब भी हमें सूखा को रोकना है कि हमें दोबारा से मानव के प्रति प्राकृतिक संकट है, सूखा जैसी स्थिति ना आए, तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें सबसे पहले तालाब, जलाशयों के अंदर जल को सुरक्षित इकट्ठा करना है। जल का भंडारण करना है। ताकि उचित समय पर
इसका उपयोग किया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके, किया जा सके। दूसरा जो उपाय करना है, दूसरा जो मैनेजमेंट का तरीका है वो है जल संसाधनों का उचित प्रयोग करना। नंबर 2, जल संसाधनों का उचित प्रयोग करना, उचित प्रयोग करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे दो तरीके हुए जल प्रबंधन, सूखा प्रबंधन को कंट्रोल करने के लिए। पहला है तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं या और भी सोर्स होते हैं, इनके द्वारा इनके जो अंदर जल का जो भंडारण है उचित तरीके से किया जाए और इसका समय आने पर उसका सदुपयोग किया जाए। इसका जब भी समय आए, सूखा जैसी स्थिति आए, तो इनमें जो इनके जो अंदर जल का भंडारण किया गया है उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है जल संसाधनों का उचित उपयोग करना या प्रयोग करना। जो भी जल के संसाधन हैं हमें व्यर्थ में इनका इस्तेमाल नहीं करना है, इनका हमें जल की बर्बादी नहीं करनी है। हमें जल के संसाधन जितने भी हैं उनका बेहतर तरीके से और सीमित तरीके से उपयोग करना है। तीसरा कारण है वो है वर्षा जल का सिंचन करना। तीसरा कारण वर्षा जल का संचय करना। बोर्ड थोड़ा खराब है। संचय करना, ठीक है। जो वर्षा का जल है उसको प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, जल को इकट्ठा करना है। जैसे हमें गड्ढे बनाकर, तालाब खोदकर, जलाशयों का नए जलाशयों का निर्माण करके इत्यादि तरीकों से हमें जल का भंडारण करना है ताकि भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ उपाय थे, महत्वपूर्ण उपाय थे जो मैंने बताए। सूखा प्रबंधन के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बार फिर बता देते हैं। तालाब जलाशय के अंदर जल का उपयोग करना है, जल का भंडारण करना है ताकि उचित समय पर इसका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। जब कभी भी मानवीय संकट आए, सूखा जैसी स्थिति आए, तो उसका उस समय पर उपयोग किया जा सके। दूसरा है जल संसाधनों का उचित उपयोग करना और तीसरा है वर्षा जल का संचय करना ताकि भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि की जा सके और सूखा जैसी स्थिति को रोका जा सके। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बाढ़। दूसरा प्राकृतिक जो आपदा है वो है बाढ़, जिसको फ्लड बोलते हैं। फ्लड, इसको समझ लेते हैं बाढ़ है क्या, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसको देखेंगे। तो बाढ़ से तात्पर्य ये है कि जब कभी भी अतिशय वर्षा होती है, उस अतिशय वर्षा के कारण नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, उफान मार जाते हैं या उनमें बहुत जल की जो मात्रा होती है अत्यधिक और अचानक से बढ़ जाती है। वैसी स्थिति में जो जल होता है इन दरियाओं से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाता है, जिससे गाँवों जो ग्रामीण अंचल होते हैं उनमें जन और धन की विशेष रूप से बहुत बड़ी मात्रा में हानि देखने को मिलती है। इसलिए सूखा जैसी स्थिति के बाद हमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। एक तरफ सूखा, एक तरफ बाढ़, दोनों ही अपोजिट स्ट्रीम्स हैं, दोनों ही विरोधी धाराएं हैं। तो इसलिए जब कभी भी अतिशय वर्षा होती है, अतिशय वर्षा के कारण जो नदियों के किनारे होते हैं, नदियों के वहन की क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में जल उनके अंदर आ जाता है। जब जल इनके अंदर आता है तो ये अपनी सीमाओं को तोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ग्रामीणों के घर मकान उजड़ते हैं
वृक्ष उजड़ते हैं, पशु मरते हैं और मानव को भी संकट उत्पन्न हो जाता है और मानव जैसी विशेष अभियोजन को या विशेष अभिकरण की मौतें होती हैं। तो ये हम लोगों ने बाढ़ देखा। बाढ़ के साथ साथ इसके प्रबंधन के उपाय देख लेते हैं कि इसका बाढ़ का प्रबंधन कैसे करना है। बाढ़ का यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, बाढ़ का प्रबंधन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाढ़ के प्रबंधन को देख लेते हैं, इसका प्रबंधन कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय उसमें उस समय भी बताए थे, इस समय देख लेते हैं। पहला तो ये है कि बाढ़ के प्रबंधन को रोकने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अर्थात चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकारें हो, वृक्षारोपण का कार्य एक जन आंदोलन के रूप में किया जाए, ताकि जो भारी जल है, जो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, वो पेड़ों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से नीचे उतरते हुए पुनः भूमिगत हो जाए और भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाए और जो बाढ़ जैसी स्थिति है उसको समाप्त किया जा सके। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है मनुष्यों को, जो भी बच्चे होते हैं, नंबर 2 छात्रों को या बालकों को तैरना सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे तैरना सीख जाएंगे और वो एक योग्य नागरिक बन जाएंगे, देश का भविष्य बन जाएंगे, वैसी स्थिति में जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ की स्थिति में वो क्या करेंगे, अपनी जान बचा सकते हैं और दूसरे लोग जो संकटग्रस्त हैं, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनका जीवन भी सुरक्षित निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, बालकों को तैरना सिखाना है, ताकि वो अपना जीवन संकट के समय में, दूसरों का जीवन संकट के समय में बचा सकें। नंबर 3 देखते हैं, वो है बाढ़ के पानी को, जो बाढ़ का पानी है, बाढ़ के पानी को बांध बनाकर संचित करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना है, तीसरा जो हमारा प्रबंधन का तरीका है, बाढ़ के प्रबंधन का तरीका वो है बाढ़ के पानी को बांध बनाकर संचित किया जाए, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति को रोका जा सके। एक बार हम जल्दी से फिर देख लेते हैं कि बाढ़ का प्रबंधन कैसे करना है, फ्लड मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। तो वो है, पहला जो तरीका है वो है वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे जो भारी जल है, जो पृथ्वी की सतह पर जल है, नदियों या दरियाओं में जल है, जो अपनी सीमाओं को तोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर गया है, वो पेड़ों के माध्यम से उनकी जड़ों से नीचे उतरता हुआ भूमिगत हो जाए और भूमिगत जल का स्तर बढ़ा दे। दूसरा, बालकों को तैरना सिखाया जाना चाहिए, ताकि जब कभी भी बाढ़ की स्थिति आती है तो स्वयं का जीवन और अन्य संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बचा सकें या उनको सुरक्षित कर सकें। तीसरा तरीका है वो है बाढ़ के पानी को डैम बनाकर उनको सुरक्षित रूप से संचय किया जाए उनका भंडारण किया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 प्राकृतिक आपदाएं पढ़ ली हैं। पहला हमने पढ़ा था, वो क्या था, पहला जो था वो सूखा थी, दूसरा बाढ़। इस स्टेटमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू।